Good evening, everyone. Welcome to Datar Ki Panchayat by Abrish Kiya Kya. I am Dr. Tanishq Agrawal, and today we have with us an eminent craniofacial surgeon from Kota, Rajasthan. Meet Dr. Arun Tandon, जो कि मल्टीपल सर्जरीज करते आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर एंड मल्टीपल केसेस लाइक फेशियल ट्रॉमा, क्रेनियोफेशियल फ्रैक्चर्स एंड ट्रॉमा, इसी के साथ साथ सिस्ट और ट्यूमर्स को भी, एंड ही इज गिविंग हिज सर्विसेज इन चिरायू हॉस्पिटल्स, मारुति हॉस्पिटल्स एंड डेंटा फ्यूजन डेंटल हब। सर ने अपनी ग्रेजुएशन महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से की है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी एमडीएस इन ओरल सर्जरी ब्रांच पैसिव डेंटल कॉलेज उदयपुर से की है। इन्होंने क्रेनियोफेशियल ट्रॉमा और फ्रैक्चर्स को अपना सपना माना और अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन क्रेनियोफेशियल सर्जरी में की फ्रॉम हैना जोसेफ हॉस्पिटल मदुरई से। इन्होंने वेरियस स्माइल्स को ट्रीट किया है एंड इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया है अबाउट क्रेनियोफेशियल सर्जरी, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के बारे में बताया है, ट्यूमर्स कैसे होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, इसलिए डू वॉच। एंड आपको हमारे यही काम पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हेल्प करता है। सो बढ़ते हैं सेशन की ओर। आप देख रहे हैं दांतों की पंचायत का ब्रश किया क्या। मैं हूं डॉक्टर तनिष्क अग्रवाल एंड नाउ इट्स टर्न ऑफ डॉक्टर अरुण टंडन। Good evening, sir. Welcome to our podcast, दांतों की पंचायत. Welcome. Thank you. How are you? I'm It has fine. been a long time we were trying to do this. बहुत Yes, समय से sir. अपन को ये करना था हाँ, एंड सॉरी काफी डिले हुआ मेरी वजह से भी नहीं एंड सर, कोई दिक्कत नहीं है. होप hope we'll be able to do this properly today now. या सर. ओके, तो सर आज के जो हमारे पॉडकास्ट का हमारा टाइटल है वो है कि बियॉन्ड हम लोग क्रेनियोफेशियल सर्जरी, उसको हम पूरे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे क्या क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं, क्या क्या चीज़ों के कारण ट्रॉमा हो सकता है, इन सब चीज़ों के एक्सपेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर वापस से वेलकम। तो सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होने वाला है, सिंपल शब्दों में क्रेनियोफेशियल सर्जरी क्या है? ओके, क्रेनियोफेशियल सर्जरी की अगर अपन बात करें तो देखिए क्रेनियोफेशियल इंक्लूड्स द क्रेनियम एज वेल एज द फेस। चेहरा और मस्तिष्क दोनों की जब बात करी जाए, जब उनकी सर्जरीज की हो, जैसे द मेन एंड द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इज क्लेफ्ट एंड क्रेनियोफेशियल। अब उस क्रेनियोफेशियल के अंदर क्रेनियोफेशियल ट्रॉमा भी आता है, क्रेनियोफेशियल डिसऑर्डर्स भी आते हैं। जैसे चाहे आप इंडिया की ही बात करें, इंडिया के अंदर भी देयर आर लॉट ऑफ रीजन्स, चाहे दोज आर विद इन नॉर्थ साउथ। कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका सर बहुत बड़ा होता है इन कैपुलेशन विद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। द क्रेनियल कैपेसिटी इज मच मोर bigger. Yes. Those are cleft and craniofacial disorders. And when Okay. we talk about craniofacial trauma, so in road traffic accidents etc, काफी बार ये चीज होती है that the neurosurgeon operates on the brain and we as craniofacial trauma surgeons, हम लोग जो पूरा क्रेनियम होता है द टेम्पल, इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं टू रीअलाइन द बोन्स इन द राइट मैनर. Okay. So that as well as the correction of the orbit, आँख के आसपास की हड्डी. So I need to tell you that this whole cavity that we see, जहाँ पे अपनी आई बॉल रहती है, ये 7 हड्डियों का सम्मिलन है. ठीक है, तो whenever we work in those areas we need, हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है दैट हम इस वॉल्यूम को, जिस एरिया में ये आंख है, इस वॉल्यूम को मेंटेन रखें. अगर ये वॉल्यूम ऊपर या नीचे होता है तो इट क्रिएट्स एक बहुत प्रोमिनेंट फेशियल डेफिशिट, जिसकी वजह से a lot of human beings are being bothered on daily lives. जिन लोगों ने सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया या फिर एक इनएफिशिएंट सर्जन से काम करा के, and they have suffered a lot. Yes, sir. So that is the domain where we come in and we work as craniofacial trauma surgeons. So तो सर आपने बताया पूरा कि आई बॉन्स के अंदर 7 बोन्स होते हैं। अगर हम बात करें ऑर्बिट की तो उसमें 7 बोन्स का कॉम्बिनेशन है वो, अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मल ओरल सर्जरी ब्रांच से कैसे अलग हो जाती है? so
जब हम लोग स्पेशलाइजेशन परस्यू करते हैं, जब हम स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई करते हैं एज ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, तब हम लोग सीखते हैं फ्रॉम बेसिक्स टिल द एवरेज सर्जिकल प्रोसीजर्स. लाइक इन इंडिया बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं who promises you that you would be very excellent in your surgical works, but जो सर्जिकल एक्सपोजर होता है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है. एंड उसके लिए जैसे कि एनीवन हु इज डूइंग स्पेशलाइजेशन इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, वो इंट्रा ओरल कैविटी एज वेल एज टिल द मिडिल थर्ड ऑफ द फेस, बस यहाँ तक की सर्जरीज सीखता है. बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया जो कि क्रेनियम या फिर ऑर्बिटल करेक्शन ये सारी सर्जरीज भी सिखाते हैं, या इवन इफ वी टॉक अबाउट टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स एंड सो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इज लिमिटेड टू बेसिकली किसी को भी इंट्रोड्यूस करना कि आफ्टर डेंटिस्ट्री सर्जरी क्या है. फाइन. एंड क्रेनियोफेशियल सर्जरी इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी. ओके सर, तो मैं अगर अपने व्यूअर्स को बता दूं, ओरल सर्जरी एक ब्रांच है डेंटिस्ट्री के अंदर जिसमें आप सर्जरीज परफॉर्म करते हो टिल दी ऑफ द हेड एंड नेक टिल दिस रीजन. ठीक है सर. तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा. और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की आपने बात की, आपने मेंशन किया ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में. तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में फेस और जॉ इंजरीज इतनी कॉमन क्यों हो जाती है? सी, देखो, आप इस चीज के बारे में बात करो तो ऐसा नहीं है दैट इंडिया इज द ओनली प्लेस जहां पे ये सारी सर्जरी सबसे ज्यादा कॉमन है. दिस इज अ थिंग व्हिच इज वेरी इंथ्रिलिंग फॉर एवरीवन. बाकी सारी जगहों पे भी बहुत ज्यादा एमिनेंट है, बट वहां पे आई फील कि लोगों के बीच में अवेयरनेस ज्यादा है. एंड इन इंडिया बाय द मीडियम ऑफ like how we are discussing about it, and we know that we are gonna put it into people's view, हम उन लोगों को जाके ये चीज दिखाने वाले हैं. So I rather feel कि ये वो मीडियम है जिसके थ्रू अपन ये चीज समझा सकते हैं कि अवेयरनेस लोगों में जितना होगा रिगार्डिंग सेफ्टी, रिगार्डिंग इवन द पोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स, उतना ज्यादा अच्छा होगा फॉर अ हेल्दी लाइफ. एग्जैक्टली. सो इंडिया के अंदर या फिर आरटीएस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वेरी कॉमन, जिसके अंदर अपना फेशियल या हेड एंड नेक इंजरीज बहुत ज्यादा कॉमन है. उसका रीजन एक ये है कि इन इंडिया देयर इज वेरी लेस, जो आजकल एक बहुत ज्यादा कॉमन हो रखा है आई थिंक ऑन रील्स एंड एवरीथिंग, दैट इज जीरो सिविक सेंस. Yeah, so exactly, people doesn't follow the rules, people don't abide by them, and I seriously feel कि even in every trauma patient we take a deep history कि ये चीज कैसे हुई, if you were under the influence of an alcohol, if you are a known case of a neurologic disorder also. And most of the cases, the most common is if there is a case of an alcohol abuse, समवन हु जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करके और फिर गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, उनके साथ में इवन फेशियल इंजरीज आर इन कॉन्जुगेशन या फिर साथ के साथ होती हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के भी, लाइक इन क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल, वट एवर बी द स्पोर्ट. ये सारी चीजें बहुत कॉमन है. और बेसिकली आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ये सारी सर्जरीज इसलिए भी बहुत कॉमन है और इंजरीज बहुत कॉमन है बिकॉज दिस इज बेसिकली अ पेंडोरा बॉक्स, कि यहाँ पे हड्डियों का एक सम्मेलन है आपस में. बहुत सारी हड्डियां जो है एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं. Fine. So when I talk about the cranium as well as the mandible, these are the toughest bone among the three sets. Fine. And this is the most vulnerable structure. In our maxillofacial surgery, हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो एक बहुत ही इजी सा एक डायग्राम है जिसके अंदर दिखा रखा है कि ये एक हेलमेट है, a rough helmet. This is like a strong hockey stick and this is like a matchbox. एक माचिस की डिब्बी जितना है. Okay. तो जब भी आप देखोगे इवन मिडिल थर्ड ऑफ द फेस, द मैंडिबल, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स जो कि होते हैं. और रीजन इनकी यही है, अगर लोग बाग कानून फॉलो करने लग जाए तो शायद हमारी नौकरियां चली जाए. ओके सर. सो एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए सर आपके साथ? देखो यार, अगर अपन रोड साइड एक्सीडेंट की बात करें तो सबसे पहली चीज, अगर आप किसी को भी देख रहे हो हु हैज अंडरवेंट एक्सीडेंट रोड साइड पे, सबसे पहली चीज होनी चाहिए टू पुट द पेशेंट इनटू अ सेफ पोजीशन. उसको एक सही सेफ जगह पे आप रखिए. ठीक है. द सेकंड स्टेप्स व्हिच कम इन ऑर्डर इज
कि आप उसका एयरवे चेक करिए। आप ये चीज देखिए पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, अगर एक प्रोमिनेंट हेड इंजरी है, तो देर आर हाई चांसेस दैट पेशेंट का रेस्पिरेटरी कोलैप्स इज द फर्स्ट थिंग टू हैपन। ठीक है। या फिर आप ये चीज चेक करिए कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है वो ब्लॉक हो रहा है। दिस इज द मोस्ट एमिनेंट थिंग और सबसे इजीली जो कोई भी लेम पर्सन भी कर सकता है। हाँ। इसलिए मेरा यही कहना है कि जब भी आप किसी पेशेंट को देखें ऐसा हु हैज अंडरवेंट सच अ थिंग, आप रोड साइड कर रहे हैं, सो असिस्टिंग देम rather than posting a video is the first thing. Try and assist someone. A life saved today is a blessing for tomorrow. Always remember this. उस पर्सन को उठाओ, साइड में रखो, एक सेफ पोजीशन में रखो, lose all the clothes as much as you can. सर सेफ Everything पोजीशन, which is सॉरी टू इंटरप्ट, सेफ पोजीशन यानी सुपाइन पोजीशन मतलब लेटा देना या फिर? हाँ, आप पेशेंट को सीधा लेटाओ। एंड एक और चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विदाउट अ रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन, किसी एक्सरे या फिर किसी चीज के बिना अपन ये नहीं पता कर सकते कि पेशेंट की स्पाइन स्टेबल है कि नहीं है। ओके। तो आप जब भी उनको लेटाएं, हमेशा उनकी स्पाइन सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक। जब तक उनका एक रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन नहीं हो जाता जिसके अंदर ये चीज क्लियर है कि स्पाइन इंजरी नहीं है, ऑलवेज कंसिडर इट अ केस कि उसकी स्पाइन फ्रैक्चर हुई है। ठीक है। ओके। So this और is the ऐसे most केसेस basic में, thing to follow. और ऐसे केसेस में हम लोग, आप जैसे बोल रहे हैं कि स्पाइन को हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो इसे किस किस बिल्कुल चीज बिल्कुल। के थ्रू हम सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, जब अगर भी कोई भी पेशेंट किसी टू व्हीलर पे इफ गया है ना, और उसका एक्सीडेंट हुआ है, इफ ही इज वेयरिंग अ हेलमेट, इवन दो वो हेलमेट भी क्रश हुआ है, जो भी चीज है, इफ द पेशेंट इज वेयरिंग समथिंग, डोंट ट्राई टू बी अ हीरो एंड रिमूव द हेलमेट. ओके। Let the patient be in that position. Don't move the spine. Always hold it like this. ओके। Your two hands should be under the patient, ठीक है। supporting the spine as well as the neck. ओके। जैसे अपन एक छोटे बच्चे को पकड़ते हैं, हाँ हाँ। एग्जैक्टली उस पोजीशन में आपको रखना है. फाइन. Until and unless एक इमरजेंसी एड आपके पास नहीं आती है, डोंट ट्राई टू बी अ हीरो टू डू एनीथिंग विद द पेशेंट. फाइन. पेशेंट का हेड सपोर्ट करिए जितनी देर आप बैठ सकते हैं. अगर आपको दिख रहा है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको कॉन्शियस करने की कोशिश करिए. देयर शुड बी ऑलवेज टू पर्सन, वन हु शुड बी होल्डिंग द स्पाइन, अदर वन ट्राइंग टू रिसक्सिटेट द पेशेंट. एंड बाय रिसक्सिटेशन आई डोंट मीन कि आपको उसको सीपीआर देना है, बट बाय एनी प्रोमिनेंट मीन्स आप उसको जैसे भी कॉन्शियस कर सकते हैं. क्योंकि एक चीज याद रखिए, अनकॉन्शियस पेशेंट हु हैज फ्रेशली अंडरगॉन एन आरटीए, देयर आर हाई चांसेस कि पेशेंट कोलैप्स्ड है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो चुका है. ये भी चीज हो सकती है कि पेशेंट बेहोश है. ठीक है. अगर वो कॉन्शियस हो जाता है तो उसका रेस्पिरेशन अपने आप रिस्टोर हो जाएगा. ठीक है सर। फाइन. ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, मेरा अगला आपसे क्वेश्चन रहेगा, इट इज रिगार्डिंग डेंटिस्ट्री। अब डेंटल हम टॉपिक्स में डाइविंग कर रहे हैं। ओके. किसी का आरटीओ हुआ है एंड उसका दांत ठीक. या फिर जो दांत है वो निकल चुका है, अगर मैं डेंटिस्ट्री की भाषा में बोलूँ तो अवल्जन हो चुका है, तो उसे क्या ठीक करना है. चाहिए? देखो, इफ द पेशेंट, अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के साथ तो अपन इतना नॉलेजेबल एस्पेक्ट नहीं कर सकते, बट दो इफ उनके पेरेंट्स भी अवेयर रहे इस चीज के अंदर, तो भी इट्स ऑल फाइन. The most common thing that could be done is carrying the tooth inside the oral cavity within the saliva, which is the ओके। most common thing कि आप कर सकते हो. हाँ। इसके अलावा there are mediums which can be used. एक अपन रॉ मिल्क भी कहा जाता है, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, वो भी अपन यूज कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स व्हिच कैन बी डन. अब उसके बाद में वो, और दूसरी चीज इसके अलावा, कि दिस avulse tooth should be repositioned as early as possible. आप जितना लेट होंगे उसके अंदर, the prognosis regarding the treatment would be that much hampered. ओके ठीक है. सर। तो अगर ऐसी चीज होती है कि अगर आज मेरा ये दांत निकलता है सामने से, हाँ एंड हाँ। इफ आई गो लाइक 24 hours or 48 hours after to a dentist, तो जस्ट कंसिडर दिस कि ये दांत किसी भी तरीके से सेव नहीं होने वाला है. ओके। ठीक है. Either the doctor has to go through an RCT and fix it, or the doctor might say, depending upon कि वो दांत कितना unclean है, कितना
साइट इन्फेक्टेड है उसके बेसिस पे कि इंटेंसिटी वी कितनी वुड है। रादर गो ऑन फॉर सम अदर प्रोसीजर। तो सर मान लो कि दांत हेल्दी है एंड उसको एकदम टाइम से पहुंचाया गया है, बट जो पेशेंट है बिल्कुल। उसकी हैबिट्स है, या तो स्मोकिंग की हैबिट है या फिर च्यूइंग की हैबिट है, वो हैबिट्स हम्म इस प्रोसीजर को और जनरल पब्लिक में हम्म बता दूं, अवंजक अगर आपका दांत निकल गया है तो उसे कर वापस लगाना पॉसिबल है, अगर आप उसे टाइम से डेंटिस्ट के पास जाके लगवा लो तो उसे बचाया जा एग्जैक्टली। सकता है। बट उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो सर ये च्युइंग की हैबिट और अल्कोहल टेकिंग या फिर स्मोकिंग, ये हम्म इस पॉसिबिलिटी को, प्रोग्नोसिस को कैसे अफेक्ट कर सकता है? यार देखो, आई बी वेरी ब्लंट विथ वट एवर हैबिट्स, जो भी आदतें लोग बाग फॉलो करते हैं उसको लेके। यस सर। बीइंग अ अल्कोहलिक, it's not nothing of those things which you do on a daily purpose, be it alcohol consumption, be it smoking, be it tobacco chewing. None of these habits are gonna end you up in a good position. ये इनमें से कोई भी चीज आपको एक सही जगह पे नहीं पहुंचाने वाली। You're हम्म, ultimately gonna come either to us or to some onco surgeon or to a hepatosurgeon. So it's rather good that you don't follow such things, but still I'll like to add up कि alcoholic patients, though they do not suffer that much, fine, हम्म, but if you are a tobacco chewer, if you हम्म, are a smoker, हम्म, इवन इफ यू, अगर उसके बाद में भी आप अपना दांत लगवाते हो और ये चीज को आप स्टिल फॉलो करते हो, द हम्म, प्रोग्नोसिस इज जीरो। ओके। इट्स स्ट्रिक्टली जीरो। ओके सर। देयर इज नो इफ एंड बट इन दिस। देयर इज हम्म, नथिंग दैट कैन हेल्प यू आउट। बहुत से मरीज, इवन आई रिमेम्बर दिस थिंग, बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं इम्प्लांट पिचन करता हूँ, है ना, हाँ। फॉर इडेंचुलस एरियाज। हम्म, वो मेरे को ये, जब उनसे हैबिट्स वगैरह पूछो तो बोलते हैं सर मेरे को स्मोकिंग की आदत है पिछले 25 साल से। तो मैं उनको एक चीज बताता हूँ, सर ये चीज तो बंद करनी पड़ेगी वरना कुछ फायदा नहीं है इलाज कराने का। सही सर बात है ये सर। तो नहीं हो सकता, आप कोई दूसरा इलाज कर दो। तो आई बी लाइक, भाई तू अपनी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? वाई आर यू नॉट थिंकिंग ऑफ हेल्दी लिविंग? So people are of different types, अपन हम्म, उस चीज को तो हेल्प आउट नहीं कर सकते, बट स्टिल that's what my take is कि हम्म, आप अगर किसी ट्रीटमेंट से भी गुजर रहे हो, इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू either completely seize it off or seize it for the next 9 to 12 months. ओके। आप हर चीज अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। हाँ। जो डॉक्टर बैठा है वो 10 साल 12 साल स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन करके यही सब चीजें पढ़ के आया है कि कौन सी चीजें उसका काम और इलाज खराब करेंगी। हम्म, तो आप उसके साथ बेसिकली, जैसे आप किसी वेंडर के पास जाते हो, आप मोल भाव करते हो, आप उससे मोल भाव नहीं कर सकते हो। ये सही बात। सीधी चीज है। सही बात दैट्स है इट। सर। तो इसी इसी बात में मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। आजकल लोग गूगल पे ज्यादा भरोसा करते हैं, इनफैक्ट चैट जीपीटी हम्म पे ज्यादा भरोसा करते हैं कि भाई ये मेरे हो रहा है, इसका सॉल्यूशन बता दे। बट इन दी हाँ एंड चीजें और वर्स हो सकती हैं। ये आप जान के रखें कि वो एआई है, वो ह्यूमन नहीं हम्म है। उसे आपकी कंडीशन नहीं पता है तो डोंट ट्रस्ट गूगल, ट्रस्ट योर डेंटिस्ट, ट्रस्ट योर डॉक्टर। तो सर मेरे इस सेक्शन का आपसे पहले क्वेश्चन होगा, स्वेलिंग और पेन अगर हम इग्नोर करते हैं इन अ डेंटल केस, हम्म बाई चांस कोई एक्सट्रैक्शन केस हुआ, आफ्टर स्वेलिंग आ रही है या फिर उसके बाद भी पेन हो रहा है, या फिर प्री एक्सट्रैक्शन केस है या फिर उसको एक्सट्रैक्ट कराने की जरूरत है टूथ को, वो अपन इग्नोर ही हम्म करते जा रहे हैं, तो उसके क्या क्या कॉजेस आगे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? ओके। देखो यार, सबसे पहली बात मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात समझा देता हूँ कि फेशियल रीजन ना, हाँ। ये एक बहुत सेंसिटिव जोन है। ठीक है, ओके। सबसे जल्दी हील भी यही होती है और सबसे जल्दी इन्फेक्ट भी यही होती है। ओके। ठीक है, और सबसे ग्रीवसम मतलब बहुत ही हानिकारक अफेक्ट करने वाली चीज भी यहीं पे है। ओके। फाइन। तो इतनी चीज हमेशा याद रखना, इफ एनीथिंग पेन्स इन योर ओरल कैविटी, इट इज एन अर्ली साइन टू गेट इट चेक्ड। ओके। उसका प्राथमिक उपचार या फिर प्राथमिक क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनिंग कराना हाँ। बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ओके। बिकॉज वी हम लोगों को पता नहीं है ना कि अंदर क्या चीज पनप रही सही बात है सर। है ना, अनटिल अनलेस या तो वो कोई एक प्रोमिनेंट छाला बन गया हो जो हम्म। बहुत तकलीफ दे रहा है,
तो आपको समझ आता है भाई कुछ तो हो गया है, तब भी आप जाओगे ही चेक कराने। एंड इफ इट स्टार्ट्स एंड इफ समथिंग इफ बीट कोई भी चीज हो, अगर वो दर्द करना शुरू कर देती है, तो किसी डेंटिस्ट को विजिट करना, एक एक्सरे कराना, इट डजंट टेक एनीथिंग मच। कोई बहुत ज्यादा करोड़ों पैसे नहीं लगने वाले हैं, लाखों रुपए नहीं लगने वाले हैं आपके, बट बहुत जरूरी है उस चीज को इवेल्युएट कराना। आई टेल यू वन ऑफ द केसेस दैट आई रिमेम्बर। जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, उस टाइम पे एक फीमेल आई थी, ठीक है, शी वाज प्रेग्नेंट, आई थिंक 3 month or 4 month pregnant, something like that, and she had a simple dental carie in her lower tooth, ठीक है। जब उसने कंसीव किया, उससे 3 महीने पहले से शी हैड दैट केरीज, बट सिंस जब वो हमारे पास आई, उसके 1.5 महीने पहले से उसको दर्द हो रहा था और सूजन शुरू हो गई थी। फाइन, बाय द टाइम शी केम टू अस, इट वाज लाइक, मतलब उसका चेहरा पूरा दोनों तरफ से फूल गया था, यहाँ से गर्दन फूल गई थी, जिसको अपन लोग लुडविग्स एंजाइना बोलते हैं। फाइन, एंड इट वाज सो, मतलब हार्ट रेंचिंग उसको उस हालत में देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज वैसे ही प्रेग्नेंट थी, बच्चा था, सब चीज थी, वो ज्यादा दवाइयां हम उसको वैसे सप्लीमेंट नहीं कर सकते थे, वी हैड टू डू सम इमरजेंसी प्रोसीजर। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप कहीं पे भी किसी भी स्टेज में जरा सा भी लापरवाही करते हो, इग्नोरेंस दिखाते हो कहीं पे भी, ठीक है, इट्स नॉट गोना एंड यू अप इन अ गुड पोजीशन। आप बहुत तकलीफ झेल सकते हो इन फ्यूचर। तो इनिशियली इवैल्यूएट कराने में कुछ नहीं जाता, जाओ जाके दिखाओ, आपकी संतुष्टि के लिए कि भाई कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक हल्की सी कैविटी है, डॉक्टर साहब ने या तो दवाई लिखेंगे या फिर अगर कोई ट्रीटमेंट भी करेंगे तो छोटा सा ही तो ट्रीटमेंट है। अभी लीवर का दर्द लेके तो नहीं बैठे रहते ना। हार्ट अगर एक बार भी, इफ इट पंप्स टू हार्ड, अगर तुम्हारा दिल एक बार भी तुम्हें निशानी दे दे कि बेटा बस बहुत हो गया, अभी शांति, तो तुम शांत बैठते हो, जाते हो ना कार्डियोलॉजिस्ट के पास जिसकी 150 ओपीडी होती है, तब भी इंतजार करते ही हो, चाहे कितना भी मांग रहा हो वो दिखाते ही हो। तो कंसिडर दिस थिंग कि ओरल कैविटी के अंदर स्वेलिंग्स, पेन, ये कभी भी इग्नोर नहीं करनी है, because swellings are gonna end you up in a very bad position. Ludwig's is gonna end you up with mediastinitis, जिसके अंदर ये जो छाती की चमड़ी है, जैसे ये पूरा एरिया है। अब अपन ये चीज जानते हैं कि नेक के अंदर आपकी श्वास नली भी आती है, आपकी खाने की नली भी आती है। जब भी कोई सूजन यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो ये पूरी चीज अंदर से कंप्रेस होती है। जब कंप्रेस होती है, आप सांस नहीं ले पाते हो, आप खाना नहीं खा पाते हो, एंड यू एंड अप इन अ आईसीयू बेड, और आपको जितनी भी दवाइयां चल जाएं, देयर इज गोना बी नो बेनिफिट टू इट। इसलिए कहते हैं सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इग्नोरेंस इज नॉट ऑलवेज अ ब्लिस। यस सर। तो हम हमारे पेज के थ्रू यही अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं सर, एंड आप जैसे गेस्ट आते हैं एंड इस अवेयरनेस को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं सर। थैंक यू सर। नो तो प्रॉब्लम सर, अब एक और हम अब क्लेफ्ट कंडीशंस के ऊपर बढ़ रहे हैं कि ओके। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट क्या होते हैं, यानी बनते कैसे हैं? ठीक है, तो आपको ये चीज समझा देता हूँ। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, जो बच्चे छोटे अभी नवजात शिशु होते हैं, उनके अंदर काफी बार ये चीज होती है कि अपनी बॉडी जो है वो काफी सारे अणुओं से मिलके बनी है, काफी सारे सेल से मिलके बनी है। जब एक इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है, आइदर मैक्सिलरी या फिर पैलेटल रीजन का, तो एक कटा हुआ होठ या फिर खुला हुआ तालू, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दीज इज आइदर एक रिसेसिव ट्रेट, जो कि हो सकता है उनके माँ बाप के अंदर ना हो, बट उनके दादा दादी नाना नानी के अंदर हो, जो आके इस जनरेशन के अंदर उस बच्चे के अंदर आके एक्सप्रेस हुई है, या फिर आके निखर के आई है, जिसकी वजह से वो बच्चा उस चीज को सहन करता है। और ये चीज सबसे कॉमन होती है, जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, उन जनता के अंदर ज्यादा मात्रा में देखा जाता है, जिनके अंदर एक कंसेप्ट हम लोग आपस इन मेडिकल टर्म्स बोलते हैं, जीन पूलिंग की कंडीशन होती है। व्हाट इज जीन पूलिंग? जीन पूलिंग इज बेसिकली जब माता पिता दोनों बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, या फिर एक बहुत ही नियमित परिवार के अंदर ही आपस में शादी करके
और एक बच्चा पैदा करते हैं, तो जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं या फिर वो निखर के आते हैं। तो ये सारी चीजें उन पॉपुलेशंस में, उन जनता के लोगों में ज्यादा दिखती है जहाँ पे जीन पूलिंग के केसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। और इवन इसके अलावा भी कारण है, जैसे इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन टू द मदर एट द टाइम, जब वो बच्चा कैरी कर रही हैं। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेट्स, या फिर कोई रेडिएशन एक्सपोजर, या फिर कोई मेडिकेशन है, उन सारी चीजों से। तो माय टेक टू दिस थिंग इज कि the only awareness that a mother should have when they have conceived is to avoid any medication which is prescribed either by a doctor or a qualified physician. जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपको कोई दवाई लिखता है आपकी सारी स्थितियां जानने के बाद में, कि आपके बच्चेदानी में एक बच्चा है, ठीक है, कितने मंथ आप प्रेग्नेंट हो, इस दवाई से क्या क्या असर होने वाला है, ठीक है, तो उन सारी कंडीशंस को जानने के बाद ही एक क्वालिफाइड डॉक्टर एक नियमित रूप में एक सही दवाई का चयन करके आपको देता है। आप कृपया करके उस हिसाब से ही फॉलो करें। ओके, मतलब यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि गूगल बाबा की मत मानो, अपने डेंटिस्ट, अपने डॉक्टर को दिखाओ। देखो, मैं इतनी चीज और बोलता हूँ आपको, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल, ये बहुत इवॉल्व कर रहे हैं, बट दीज आर द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इन्हें बनाने वाले भी हम ही हैं। ये फास्टली इवॉल्व हो रहे हैं, बट जितना मेडिकल साइंसेस आगे बढ़ चुकी हैं उतना एआई नहीं बढ़ा है। देयर आर बहुत सारे मीडियम्स हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप हैं जो ये चीज बोलते हैं, इफ यू विच एक डिस्क्लेमर डालते हैं, इफ यू वांट टू गेट अ ट्रीटमेंट डन, रादर विजिट अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट, अ फिजियोथेरेपिस्ट और whomsoever, बट आप एक चीज का डायरेक्शन ले सकते हो उनसे, जस्ट टू गेट सर्टेन नॉलेज, बट वो चीज कॉन्क्रीट नहीं है। हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट का सोल्यूशन इज टेलर्ड मेड, तो इट शुड बी डेल्ट दैट वे। ऐसा नहीं कि एआई से दवाई का नाम पता एआई कर के लिया, अंदर लेकर अगर आप मैं अगर जनरल पब्लिक को बताऊं, अगर आप कुछ भी सर्च करोगे एआई के अंदर, तो वहां कभी-कभी लिखा था, अगर आप स्पेशली अगर आप जेमिनी पे सर्च करोगे ना, कि जो जेमिनी ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो गलत भी हो सकती है, वो जेमिनी खुद बोलता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एआई अपने आप को खुद ही इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, वो नॉलेज हर जहां जहां अवेलेबल है ऑन द नेट, ठीक है, वो हर नॉलेज को ग्रास्प कर रहा है, लेकिन अभी भी उसके अंदर वो एफिशिएंसी नहीं है कि वो सही और गलत में डिफरेंशिएट कर पाए। सही बात है सर। ओके, ये चीज आपको कोई क्वालिफाइड पर्सन बता सकता है, हु हैज सर्टेन इमोशन। यस सर। ठीक है। अब ये जो क्लेफ्ट लिप की जो अगर हम कंडीशन मान लें या फिर क्लेफ्ट पैलेट कंडीशन मान लें, अगर बाय चांस किसी बच्चे को है ये चीज, तो उसका उसके पेरेंट को उसका ट्रीटमेंट किस एज में स्टार्ट करवा देना चाहिए? देखिए, देयर इज अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो सबसे पहले जिस भी गायनेक ने डिलीवरी कराई है, आइदर उनको या फिर उनके पेरेंट्स, मतलब जो चाइल्ड पेरेंट्स हैं, उनको एक पीडियाट्रिशियन को विजिट करना चाहिए। फाइन, दे विल गाइड यू थ्रू द राइट पाथ, बट स्टिल ऑन द कॉन्ट्ररी टास्क, सबसे पहली सर्जरी जो होती है दैट इज ऑन 6 मंथ। ठीक है, एक सेट क्राइटेरिया है जिसे अपन 10 रूल कहते हैं। ठीक है, 10 पाउंड्स ऑफ वेट, 10 मंथ्स एंड सो, ठीक है, एंड also the hemoglobin of the patient should be 10 and so that's like fine. इसके अलावा आजकल बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो चल रहे हैं। देयर इज एन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ क्लेफ्ट हु वर्क्स अपॉन इट, इसके बारे में सारी बातें करती है। आजकल जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है दैट रिलेट्स अ नॉर्मल डेंटिस्ट और एन ऑर्थोडोंटिस्ट विद क्लेफ्ट इज एक डिवाइस आती है दैट इज नोन एज नेजो एल्वियोलर मोल्डिंग डिवाइस, जिसे नैम डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, सो व्हाट नैम डज इज, इफ योर क्लेफ्ट, इफ योर लिप इज लाइक दिस, फाइन, एन आर्टिफिशियल डिवाइस वुड बी फैब्रिकेटेड बाय, मतलब एक ऑर्थोडोंटिस्ट एक डिवाइस बनाएगा जो इस चीज को जितना क्लोज ला सकती है उतना क्लोज लाकर रखेगी। फाइन, इससे क्या फायदा होता है
कि जो भी ऑपरेटिंग प्लास्टिक सर्जन है, क्लेफ्ट सर्जन है, उनके लिए जो टिश्यू स्ट्रेच आने वाला है वो बहुत कम आने वाला है। जो प्रोग्नोसिस, जो रिजल्ट आने वाला है ट्रीटमेंट का, वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। ठीक है? सो इट इज आजकल चाहे प्लास्टिक सर्जन्स हों, चाहे क्रेनियोफेशियल सर्जन्स हों, चाहे मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हों, हर कोई ये रिकमेंड करता है दैट किसी भी चाइल्ड का अर्ली इंटरवेंशन शुड बी डन एज अर्ली। जैसे बच्चा पैदा हो रहा है, इफ देयर इज एनी डेफिशिएंट, कोई भी डिफेक्ट है, आप पीडियाट्रिशियन से मिलिए, आप एक पीडोडोंटिस्ट से मिलिए। उस पीडोडोंटिस्ट से आपको सही गाइडेंस मिलेगा अबाउट नेजोएल्वुलर मोल्डिंग। देयर आर लॉट ऑफ पीडोडोंटिस्ट हु डू नेजोएल्वुलर मोल्डिंग, वो करते हैं, या फिर उनके साथ एक ऑर्थोडोंटिक टीम होती है जो पूरा काम करती है। ये लोग एक सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करते हैं टू जो आगे सर्जरी आने वाली है उसके लिए। ओके। आप ये चीज सोचो कि आपको कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है, ठीक है? आपने कसम बांध ली कि मुझे इतना काम करना है, ठीक है? वो चाहे कैसे भी आपके दिमाग में है। एक तो आपके दिमाग में है कि मैं पैदल चल के काम करूंगा, और दूसरा आपका एक दोस्त है जो मिडवे तक, या फिर आप समझो कन्याकुमारी से भोपाल तक की ट्रेन पकड़ता है, और रेस्ट ऑफ द जर्नी वो पैदल तय करता है। आप दोनों में से प्रॉपरली कौन टाइम पे पहुंचेगा इन अ हेल्दी कंडीशन? जो जिसने अपना भोपाल से दिमाग गया। लगाया, आधा एरिया कवर करा, राइट? एंड दैट्स हाउ इट इज। ये इतना सिंपल सा ही चीज है। दैट्स इट। तो सर अर्ली ट्रीटमेंट से जैसा आपने बोला बहुत कुछ चीजें क्योर हो सकती है, तो इससे मतलब स्पीच और जो फेशियल ग्रोथ के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो भी क्योर हो सकते हैं इनसे? या डेफिनेटली स्पीच देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीच, राइट? राइट, यस सर। या सो क्लेफ्ट एंड क्रेनियोफेशियल पेशेंट्स के अंदर क्या चीज होती है, सॉरी, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट पेशेंट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि उनका फोनेटिक्स हैम्पर्ड होता है। व्हाट इज फोनेटिक्स? व्हेनेवर, जब भी अपन बात करते हैं, अपन का जो तालु होता है, वो लिप्स, ये लोग ये सब चीजें एक सिंक्रोनाइज साउंड बनाती हैं। ये सिंक्रोनाइज साउंड आपकी ओरल कैविटी से एक नॉन बैफल्ड वॉइस निकालती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज बहुत क्लियरली पता चलती है, या फिर तनिष्का आप बात कर रहे हैं, आपकी आवाज पता चलती है। जिसके पैलेट के अंदर एक छेद है, ठीक है? जब भी वो बात करने की कोशिश करेगा, देयर वुड बी लीकेज ऑफ एयर इनटू द नेजल कैविटी, एंड दैट लीकेज ऑफ एयर इज गोना क्रिएट स्लर्ड स्पीच, या फिर एक ऐसी आवाज बनाएगा जो क्लियर नहीं होगी। नाक से जो बोलते हैं अगर अपन मामूली Yeah, भाषा में exactly. So whenever you are gonna get through a cleft lip or a palate surgery, this phonetic correction will happen. ठीक है? वो आपको, जो आपकी आवाज 50% क्लियर थी, उसको ऑलमोस्ट 90% पे ला देगा। ओके। अब इसके आगे काम होता है स्पीच थेरेपिस्ट का। ओके। स्पीच थेरेपिस्ट आपकी न्यूरोमस्कुलर रिमॉडलिंग करता है। नाउ दिस न्यूरोमस्कुलर रिमॉडलिंग जो चीज होती है, इससे आपकी मसल्स रीअडैप्ट करती हैं किसी भी चीज को सही तरीके से बोलने में। ओके सर। So this is how sequential it is. When we talk about cleft, it is always a multidisciplinary approach. बहुत सारे डॉक्टर्स आपस में मिलके एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। Whenever we talk about medical sciences, it's a collaboration of doctors who work in unison, जो साथ मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है? जैसे वो एक कहावत होती है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो अगर मैं हीरो बनने की कोशिश करूंगा तो मैं किसी का जीवन बर्बाद ही करूंगा। बट इफ आई वर्क इन अ टीम विद सर्टेन पीपल, मैं एक बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकता हूँ। यस सर। एंड दैट्स हाउ इट फॉलोज। हम भी इस दांतों के पंचायत का हमारा भी यही मोटिव है कि हम टीम को लेके आए, एक अलग अलग ब्रांचेस के बिल्कुल, स्पेशलिस्ट को लेके आए, पब्लिक को समझाए, जनता को समझाए कि क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज बुरी है। ओके सर। डेफिनेटली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अबाउट ट्यूमर्स एंड सीरियस कंडीशंस के ऊपर। कुड यू प्लीज रिपीट? अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। इट इज अबाउट ट्यूमर्स एंड जो सीरियस कंडीशंस उनके साथ साथ हो सकती है उनके ऊपर। ओके, सबसे पहला मेरा ठीक है। क्वेश्चन ये होता है, ट्यूमर क्या है? देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्यूमर्स, बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मुंह के अंदर बनने वाला कोई भी छाला, ठीक है, जिसकी ग्रोथ बहुत ही छोटे टाइम में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली हुई है, या फिर बहुत ही ज्यादा जल्दी हुई है, ठीक है, दैट इज अ ट्यूमर।
Now, tumors can be of two types. It could either be a benign tumor or it could be a malignant tumor. A benign tumor is treatable and is safe to certain extent post treatment, कि मतलब इलाज कराने के बाद उसकी ग्रोथ और नहीं होने वाली है. बट जब अपन malignant tumors की बात करते हैं तो एक तो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव ट्रीटमेंट है इसका, बहुत ही ज्यादा लंबा इलाज है. ठीक है. इट इज लाइफ थ्रेटनिंग. ठीक है. लाइफ डिप्लॉइटिंग, मतलब आपकी जिंदगी एक तरीके से खराब हो जाती है. ठीक है. ट्रीटमेंट कराने के बाद नहीं, ट्यूमर आने के बाद में. दैट्स व्हाट आई हैड टू से. सो malignant ट्यूमर्स की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है. ठीक है. जब अपन malignant ट्यूमर्स की बात करें तो malignant ट्यूमर्स की वजह से मैंने आई हैव सीन दिस रेंजिंग फ्रॉम द एज ऑफ 18 टिल द एज ऑफ 75. इस एज ग्रुप के अंदर मैंने लोगों की डेथ होते हुए विद इन द फर्स्ट 5 years पोस्ट सर्जिकली होते हुए देखा है. और ट्यूमर्स के कारण क्या क्या हो सकते हैं सर? देखिए, मैं एज वी वर अपन जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि कोई भी नशा या कोई भी आदत जो लंबे समय से चल रही है वो बहुत नुकसानदायक हो सकती है. ठीक है. बी इट टोबैको, chewing or smoking. Both of these things cause harm which are never ending. Either smoking से आपके फेफड़े भी खराब होते हैं, आपकी oral cavity खराब होती है, your larynx is gone, right? और chewing tobacco, what all issues do you get is, first of all, there is thinning of your oral membrane. आपकी जो ओरल मेम्ब्रेन होगी वो बार बार रगड़ खाएगी, उसका हीलिंग एंड डिप्लीशन प्रोसेस इन कॉन्जुगेशन साथ बाय साथ चलेगा, जिसकी वजह से जो ग्रोथ रीग्रोथ होती है वो बहुत एक्सेसिवली फास्ट होगी और वो मेम्ब्रेन बहुत थिन हो जाएगी. उसके अलावा जो दूसरी चीज होती है विच इज वेरी कॉमन, दैट इज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस. एक थिक इलास्टिक बैंड्स बन जाते हैं विद इन द ओरल कैविटी एंड दोज बैंड्स रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम ओपनिंग योर माउथ. वो अंदर की चमड़ी को बहुत कड़क बना देते हैं. आप कभी भी नोटिस करिए अपन लोगों की जनरल माउथ ओपनिंग विच इज, जो जनरली कहा जाता है कि अपनी माउथ ओपनिंग 3 फिंगर या 3.5 और 4 फिंगर होती है. जिस भी पेशेंट की ओरल कैविटी बहुत रफ हो चुकी है, बहुत टफ हो चुकी है, उसकी माउथ ओपनिंग आइदर 1 और 1.5 फिंगर होगी, या फिर अगर बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है तो उससे भी कम होगी. एंड लेट मी बी वेरी क्लियर विद दैट कि वो चीज कैंसर नहीं है, उसका इलाज पॉसिबल है. ठीक है. बट अगर आपने उसका इलाज नहीं कराया तो उसके हाई चांसेस हैं कि इट इज अ प्री कैंसरस कंडीशन एंड वो फास्टली कैंसर में कन्वर्ट भी हो सकती है. ओके. और अगर हमें छोड़ना है, अगर किसी को ये टबैको छोड़ना है एंड ये स्मोकिंग की हैबिट छोड़नी है, तो वो क्या-क्या चीजें अपना सकता है इसके लिए? देखो, इफ आई विल टॉक ऑन फिलोसफिकल टर्म्स तो मेडिटेशन है. ठीक है. बट नोबडी वांट्स टू फॉलो इट. मेडिटेशन इज वन ऑफ द थिंग्स. अदर देन दैट बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है. देयर आर टोबैको दोज पैचेस, लो डोज पैचेस जो अवेलेबल है मार्केट में. 20 mg और 40 mg के पैचेस आते हैं. च्युइंगम्स अवेलेबल हैं दैट कैन हेल्प यू आउट. बट ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ, देखो, जो चीज आपके ऊपर हावी हो रही है, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही है, आपको मजबूर कर रही है किसी चीज को फॉलो करने के लिए, बार बार किसी मटेरियल को खाने के लिए, ठीक है, उस इच्छा को मारो. इट इज गोना हेल्प यू आउट इन ओनली दैट वे. कोई अगर निकोटिक्स च्युइंगम भी चबा रहा है, उसको भी फिर भी ये तलब तो रहती है कि यार मेरे को स्मोकिंग करनी है, तंबाकू खाना. द ओनली चेंज विच इज गोना हेल्प यू आउट इज गोना बी फ्रॉम विद इन. ठीक है. इसके अलावा अगर अपन बात करें, बहुत सारे इंडिया के अंदर नशा मुक्ति केंद्र हैं. ठीक है. दैट इज गोना हेल्प यू आउट विद दीज थिंग्स. एंड कुछ भी गलत नहीं है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी की मदद मांगना गलत नहीं है. सही बात है. ठीक है. आप अकेले नहीं हो इसके अंदर. आपको अपनी लाइफ बचानी है, अपने परिवार का सोचना है, एक लंबी जीवन का सोचना है, तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि हम फालतू के थॉट्स अपने दिमाग से निकालें कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मैं ये खाता था, ये बीमारी हो गई. इन सारी चीजों को सोचने से आप अपने दिन कम कर रहे हो.
अपनी उम्र के दिन कम कर रहे हो और अपने परिवार को एक ऐसी यातना की तरफ ले जा रहे हो जो बहुत ही भारी होने वाली है। सो इट्स बेटर टू गेट ट्रीटेड देन टू बी लेट। ओके सर। एक थॉट प्रोसेस भी रहता है आई गेस, जो टबैको ईटर्स हैं या फिर स्मोकिंग वाले जो भी लोग हैं, कि यार मैं अगर अपने फ्रेंड को बताऊंगा ना तो वो मेरे बारे में बुरा सोचेगा या वो मेरे को अरे बुरा यार लेगा। वो चीज गलत देखो, है। वो बहुत गलत है यार। मेरी बात सिंपल सी है, बहुत क्लियर है, जिसको समझ आए सही, जिसको नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हो, है ना? हम्म। एंड व्हेन आई से जीना चाहते हो ना, तो उसके लिए जीना बहुत ज़रूरी है ना? हम्म। कि भई तुम अगर मरने की कोशिश कर रहे हो, तब भी तुम जी के थोड़े समय के लिए जियोगे। अगर तुम आज इस आदत को छोड़ते हो, तो शायद तुम्हारा लाइफ स्पैन बहुत लंबा हो, ठीक है? इट डज़न्ट मैटर आपका दोस्त क्या सोचता है, आपके घरवाले क्या सोचते हैं। इन दैट टर्म कि अगर मैं अपने पापा से मदद माँगूँगा कि यार मेरे को ये बीमारी हो गई है, इसका इलाज कराना है, तो वो मेरे पे बहुत गुस्सा करेंगे। बेटा अगर तेरे को कल खो देंगे, तो वो और ज़्यादा दुखी होएँगे। पता तो सही उनको बात। वैसे भी चलना है कि तेरी मौत का कारण क्या है। हाँ। तो इससे अच्छा है कि अर्ली अवेयरनेस, अर्ली ट्रीटमेंट। भाई नो डाउट इन दैट। कौन-सा दोस्त क्या कह रहा है, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके ये सर। सब सांसारिक चोचले हैं और दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता है। तो सीधी सर सिंपल सी बात है। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर बढ़ रहे हैं। इट इज अबाउट इम्पैक्शन एंड एक्सट्रैक्शंस, जो डेली लाइफ ओके। और एक ओरल सर्जन की बीतती है इनके साथ, अगर हम बात हुँ, करें। हुँ। द ब्रेड एंड बटर। हाँ, ब्रेड एंड बटर ऑफ अ ओरल सर्जन। ओरल सर्जन। या एग्ज़ैक्टली। व्हाट इज इम्पैक्शन एंड व्हाट, हाउ विल यू डिफाइन इट? इम्पैक्शन। ओके। सो इम्पैक्शन सरल भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ, सो इम्पैक्शन इज़ बेसिकली कि विथ एजेस, विथ टाइम, विथ सेंचुरीज़ क्या चीज़ हुई है कि जो अपनी अक्ल दाढ़ कहा जाता है आज के समय में, या फिर काफ़ी सारे ऐसे दाँत हैं जो कि अपर ओरल कैविटी के अंदर प्रॉपरली इरप्ट नहीं हो पाते या फिर आ नहीं पाते हैं। क्योंकि कोई ना कोई अ, डेवलपमेंटल डेफिशिएंट होता है पेशेंट को, या फिर ओके। ग्रोथ पैटर्न डेफिशिएंट होता है, या फिर ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। जैसे अगर आप देखो कि किसी का लोअर जॉ बहुत छोटा है, ओके। ठीक है? तो उसके अंदर दाँतों की को सम्मिलित करने की या फिर साथ में लाने की जगह नहीं होती। तो उनके अंदर वो आखिरी अक्कल दाढ़ टेढ़ी पड़ी होती है या फिर आती ही नहीं है। जबकि आज से सेंचुरीज़ पहले अगर अपन देखें, तो सबके अंदर थर्ड मोलर वाज़ अ वेरी कॉमन थिंग। ओके। बट विथ टेंडिंग एवोल्यूशन ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। अक्ल दाढ़ की प्रेज़ेंस होना कम होती जा रही है या फिर उनका इरप्ट होना प्रॉपर्ली बहुत कम होता जा रहा है। ओके। सो वो हर दाँत जो ओरल कैविटी में हड्डी में फँसा हुआ है, दैट्स एन इम्पैक्टेड टूथ ओके। और एन अनइरप्टेड टूथ। हाँ। देखो, अगर आप जो सबसे कॉमन दाँत होते हैं जो इरप्ट नहीं हो पाते, उसमें एक अक्ल दाढ़ आता है, ठीक है? हाँ। एक ये सामने का जो तीखा दाँत होता है अपना, जिसको अपन अपनी भाषा में कैनाइन कहते हैं, हाँ। ये भी काफ़ी टाइम इरप्टेड रह जाता है, ओके। ठीक है? अब इट ऑल डिपेंड्स कि किसी भी दाँत की, जैसे ये जो 2 दाँत हैं, इनकी पोज़ीशन क्या है? अगर ये एक ऐसी पोज़ीशन में है, जिनको एक ऑर्थोडोंटिस्ट प्रॉपरली ग्रोथ लाकर और उसको ओरल कैविटी में ला सकता है, ठीक है? दिस इज़ नोन एज़ अ कंज़र्वेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट हम्म। ऑफ इरप्शन ऑफ अ टूथ, फाइन। हम्म। कोई भी थर्ड मोलर अगर टेढ़ा पड़ा है, तो वो किसी हालत में बाहर नहीं लाया जा सकता। उसको निकालना ही ज़रूरी है। बाय डूइंग अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, हम्म। वो चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ अ सर्जिकल डिसइम्पैक्शन, ओके। वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो सर इम्पैक्शन, अगर आपने जैसे बोला कि हड्डी के अंदर दांत है या फिर टेढ़ा पड़ा हुआ है दांत, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी चल जाती देयर इज़ नो रिलेशन। There is no such relation and I feel very awkward replying to this, but भाई कोई लेना देना नहीं है। उन केसेस में ज़रूर लेना देना है जब कोई दाँत ऑलरेडी इन्फेक्ट हो रखा है, मोस्टली एन अपर मोलर, है। ओके। अपर विज़डम टूथ अगर वो इन्फेक्ट हो रखा है, उसने इन्फेक्शन कॉज़ कर रखा है, तो उन कंडीशंस के अंदर देयर आर हाई चांसेस कि पेशेंट को एक लॉन्ग स्टैंडिंग या फिर लंबे समय से चल रहा कोई इन्फेक्शन आपकी आईसाइट को वीक तो वैसे भी मैंने किसी स्टेट में नहीं देखा होते हुए किसी पेशेंट की, बट हाँ, आपको स्वेलिंग, टेंडरनेस, पेन ये सब चीज़ें कॉज़ कर सकता है।
Okay. but only if it is infected, and that's why it is fastly recommended to any surgeon who's operating out there. आप किसी भी पेशेंट का अगर डिसइंफेक्शन करना चाह रहे हो, टूथ रिमूवल करना चाहते हो, प्लीज गिव अ प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑफ एन एंटीबायोटिक, अ लो डोज एंटीबायोटिक एंड लो डोज डाइक्लोपेरासिरा. ओके. ठीक है. दिस विल हेल्प यू कि अगर कोई एक्टिव इन्फेक्शन है तो किसी भी पेशेंट को कोई बैक्टीरिया का स्टेट ना हो, तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए दिस इज अ नेसेसिटी. तो सर एक्सट्रैक्शन तो हो गया, अब आदमी को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें परहेज करनी चाहिए? ओके. सो अगर अपन कोई भी नॉर्मल एक्सट्रैक्शन की भी बात करें तो किसी भी एक्सट्रैक्शन के बाद में मैं जो चीज रिकमेंड करता हूँ कि विद इन द फर्स्ट आवर पोस्ट एक्सट्रैक्शन देयर शुड ऑलवेज बी, या फिर किसी 1 घंटे बाद में, दांत निकालने के 1 घंटे बाद में सबसे पहले बर्फ लगानी चाहिए आपको जहां पे भी आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है. मोस्टली इन अ सर्जिकल केस हम लोग ये रिकमेंड करते हैं, बट अदरवाइज केसेस में भी कोई हार्म नहीं है उसमें. आप मुंह के बाहर से बर्फ का सेक करो. that will help you to localize the blood in that exact position. जहां से खून निकल रहा है वो उसी जगह पे जम जाएगा. जब तक खून नहीं जमेगा तब तक आपकी हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी. इसलिए ऑलवेज रिमेंबर अ कोल्ड कॉम्पैक्शन इज एन एडिशन. ठीक है. फॉलोइंग विच आई ऑलवेज रिकमेंड कि पहले 24 घंटे के अंदर आपको थूकना नहीं है. देयर शुड बी नो स्पिटिंग. कॉज अगर इफ इवन इफ यू फील लाइक कि आपको थूकने का मन कर रहा है, तो जैसे बच्चे ड्रूल करते हैं, राल टपकाते हैं, आप वैसे सिंक के पास जाके कर सकते हो. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू फॉलो. नो नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द माउथ. ऐसे ये चीज करने से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जो एक फिक्स्ड क्लॉट को उस जगह से डिसंगेज कर देता है, और उस जगह से डिसंगेज करने के बाद में एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं फोकल ऑस्टियोमाइलाइटिस या फिर ड्राई सॉकेट. वो चीज होती है. ड्राई सॉकेट के अंदर पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, हड्डी जो है वो गलना स्टार्ट हो जाती है. उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट हमें ऐसे स्टेट तक पहुंचना अपनी बेवकूफी की वजह से एक सही चीज नहीं है. राइट. इसके अलावा सॉफ्ट लिक्विड डाइट फॉर इनिशियल 1 to 2 days. फाइन. एब्सटेन फ्रॉम स्लीपिंग, या फिर जिस भी साइड का आपने दांत निकाला है उस साइड पे सोना रिकमेंडेड नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट डे से हल्के गरम का सेक करो. जो ठंडे का सेक करना है वो पहले 1 घंटे के बाद ही करना है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए. ठीक है. नेक्स्ट डे से गरम का सेक करो टू लोकलाइज नॉर्मल हीलिंग इन दैट एरिया, टू रेगुलेट द ब्लड फ्लो, टू रिड्यूस एनी स्वेलिंग. ठीक है. फाइन. या दीज आर सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, पेन किलर प्रोफाइलैक्टिकली जो अपन रन करते हैं, दोज आर वो सारा फॉलो करो. राइट. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो सर थैंक यू ये पूरी बहुत प्यारी एंड बहुत इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए. अब हम हमारी पॉडकास्ट के एंडिंग पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है. हम लोग एक बोनस राउंड करते हैं आपके साथ, रैपिड फायर राउंड. एंड इसमें आपको 1 वर्ड आंसर देना है. जो आपको मन में आए वो आपको बोलना है. ठीक है. तो अगर हम बात करें, फर्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, वन मिथ दैट पेशेंट एवरीडे कम्स onto your clinic. Every day comes with दांत निकलवाऊंगा तो आंखों की रोशनी तो नहीं चली जाएगी. One procedure you enjoy the most. Doing major trauma surgeries, facial trauma surgeries, where I can see that the whole family is in a very big mess कि यार हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया, तो उनको सही करना है ना. And that gratitude which follows यार, that is like, मतलब उस चीज का नशा अलग होता है कि भाई एक बहुत बड़ा पूरा परिवार है जो दे आर लुकिंग अप टू यू कि यार सर प्लीज मेरे बच्चे को सही I कर दो. guess ये हर एक जने की मोटिवेशन रहती है डॉक्टर बनने के लिए. हाँ एग्जैक्टली कि यार हम लोग बेसिकली देखो यार, पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा. ठीक है. इवन इफ आई हैव टू डू अ सर्जरी एट अ लो कॉस्ट ना, वो मैटर नहीं करता, बट वो जो रिस्पेक्ट मिलती है ना यार, दैट हेल्प्स अ लॉट. वो हर दिन का मोटिवेशन होता है. मतलब आज, मतलब महीने की एक सर्जरी, पूरा महीना इज लाइक ओ माय गॉड आई डिड समथिंग गुड. वो फीलिंग बहुत अच्छी है यार. इसलिए ओरल सर्जरी इन 1 वर्ड. पैशन, लव, everything. I'm nothing without it. The only learned skill is oral surgery and craniofacial surgery. That's it.
There is no hidden talent in me. That's why it is everything. Okay. One thing which every dental student should have. Every dentist should have. One quality every dental student should have. They should always be eager, intrusive about learning new things. Okay. देखो यार, इंडिया ना फास्टली इवॉल्व हो रहा है, हम्म ठीक है, हर कोई दौड़ रहा है, ठीक है, हम्म पैसा कमाने के लिए, सब चीज के लिए। एज आई सेड, मनी विल फॉलो, ठीक है। आप जितना चीजें सीखोगे, जितना अपने आप को इंक्लाइन रखोगे कि मेरे को सीखना है, रादर देन भेड़ चाल फॉलो करने के ना, आप उतने अच्छे डॉक्टर बनोगे, उतने अच्छे डेंटिस्ट बनोगे, उतने अच्छे सर्जन बनोगे। हम्म हंड्रेड्स ऑफ न्यूअर मोडालिटीज, नए नए तरीके के ट्रीटमेंट आ गए हैं आज मार्केट में। हाँ, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट टू रीड, टू स्टडी एंड एवरीथिंग। देर आर पब्लिश्ड आर्टिकल्स जो आप पढ़ सकते हो, उनसे सीखो, ठीक है। देर आर सर्जन्स जिनसे आप काम सीख सकते हो, आइदर ऑन यूट्यूब और सो। बट फर्स्ट, सर्जरी कोई भी करने से पहले गेट योरसेल्फ स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड, हम्म ठीक है। वो चीज हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। ये चीज नहीं कि अगर आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनीवन फॉर डूइंग ऑल दीज प्रोसीजर्स, बट उस चीज के बारे में फ्रॉम अप टिल द कोर सारी चीजें सीख लो, कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए तो यार मैं डील कर लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस अगर खुद के अंदर है तो आप कुछ भी करो, देयर इज नो इशू। ओके। थैंक यू सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया एंड इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी हमें। एंड थैंक यू सर, अरे इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप आए, टाइम निकाल के, वो भी इतनी सर्जरीज थी आपकी एंड बहुत सारा काम रहता है ऑब्वियसली। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। वेलकम, थैंक यू भाई मेरे को बुलाने के लिए। एंड आई विश कि दिस शुड रीच अप टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे बी कंसर्न्ड एंड लर्न मोर अबाउट इट। यस सर, एंड या आई ऐसे एम ही सर ऑलवेज ओपन हम टू हेल्प। वापस आपको बुलाना चाहेंगे, जैसा हम आपने कहा था फर्स्ट एड वाला, जो एक पूरा हम एक लेक्चर प्लान करके रखेंगे अगला आपके साथ। नहीं नहीं, डेफिनेटली, एनी टाइम यू से। ओके इट सर, वाज ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू कीप सर, थैंक यू गोइंग, सर, कीप ग्रोइंग गुड। ओके, थैंक यू सर। तो थैंक यू। आप हम देख रहे हैं दांतों की पंचायत बाय ब्रश किया क्या।